हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स का अगला लेक्चर, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स भी क्या है, एक बायोमोलिक्यूल्स है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सस्टेन करता है, मिलता है। तो चलिए प्रोटीन के बारे में समझते हैं पहली लाइन को। प्रोटीन का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। डाल्टन एक मोलिकुलर वेट को मेजर करने की बहुत ही स्मॉल यूनिट है। 10,000 डाल्टन से ज्यादा वेट किसका होगा? प्रोटीन का। प्रोटीन भी बहुत टाइप का होता है, अलग अलग प्रोटीन का अलग अलग वेट होगा, लेकिन सभी प्रोटीन का वेट 10,000 डाल्टन से तो ज्यादा ही होगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। अगली लाइन देखते हैं। ये जो प्रोटीन वर्ड है ये दिया था बर्जीलियस साइंटिस्ट ने। किसने दिया था? बर्जीलियस साइंटिस्ट ने प्रोटीन वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। प्रोटीन के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। ये तो होता ही होता है। दुनिया का कोई भी प्रोटीन हो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चार एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा कभी कभी कुछ स्पेशल प्रोटीन्स के अंदर सल्फर, फोस्फोरस, आयरन और आयोडीन जैसे एलिमेंट भी देखने को मिल सकते हैं। अगली लाइन समझते हैं। ये एक हेट्रोपोलीमर होता है। हेट्रो का मतलब ही होता है अनसेम, होमो का मतलब ही होता है सेम। अगर मैं दो वर्ड आपके सामने एक्सप्लेन करूं, एक में लिख रहा हूं देखना होमो, एक में क्या लिख रहा हूं? हेट्रो। होमो का मतलब ही होता है सेम और हेट्रो का मतलब ही होता है क्या? अनसेम। यानी कि अगर ये होमोपोलीमर होता तो इसके अंदर सेम होते। सेम क्या होते? यूनिट्स। मैं आपको समझाता हूं कि पॉलीमर क्या होता है। जैसे कि ट्रेन बनी है बहुत सारे डिब्बों से, है ना, तो वो ट्रेन एक पॉलीमर है किसका? डिब्बों का। अंडरस्टूड। उसी प्रकार ये जो प्रोटीन होता है ये एक पॉलीमर होता है किसका? एमिनो एसिड का। जैसे इस लाइन को बाद में समझेंगे, पहले यहां पे समझा रहा हूं मैं। पिछली क्लास में हमने एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, कुछ इस टाइप की थी, एक टिपिकल एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर। ये मैंने एक एमिनो एसिड बनाया है, ये दूसरा एमिनो एसिड है जो इस एमिनो एसिड से अलग है, क्योंकि वेरिएबल ग्रुप दोनों का क्या है? अलग अलग है। ये तीसरा एमिनो एसिड है, यहां पे R3 कर लेते हैं क्योंकि ये इससे अलग है, ये हमने शो कर दिया है R की फॉर्म में। अंडरस्टूड। अगर मैं बात करूं कि ये तीनों एमिनो एसिड जुड़ेंगे कैसे, तो बेसिकली ये एमिनो एसिड यहां से बॉन्ड बनाते हैं कुछ यहां पे, और ये वाला भी यहां पे बॉन्ड बनाएगा कुछ ऐसे। ये जो बॉन्ड बने हैं ना, इन बॉन्ड बनते टाइम यहां से H2O क्या होता है? लिबरेट आउट होता है। H2O यहां से बाहर निकलता है। तो अगर दोनों जगहों से H2O बाहर निकलेगा तो बॉन्ड कैसा बनेगा? बहुत ध्यान से देखना। H2 मैंने यहां से दो हाइड्रोजन हटा दिए, एक ऑक्सीजन हटाना है, यहां से ऑक्सीजन हटा दिया, तो क्या बन गया? बेसिकली CO बन गया और इधर N और H बन गया। देखो इधर C है, O है, CO लिखा, उसके बाद N के साथ क्या जोड़ दिया? H, और कुछ ऐसा लिख दिया। ये जो बॉन्ड का नोटेशन है, बॉन्ड को दिखाने का तरीका है, इस बॉन्ड का नाम भी रखा है। क्या नाम रखा है? पेप्टाइड बॉन्ड रखा है। यानी कि यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। बहुत ध्यान से समझना, दो एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। यही वो पेप्टाइड बॉन्ड है जिसको क्या बोलते हैं? CONH बोलते हैं। तो ब्रैकेट में ये भी लिखा है। इस बॉन्ड को बनाने के लिए कौन सा एंजाइम काम में आता है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम काम में आता है। इसी पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम को राइबोजाइम नाम देते हैं। और ये जो राइबोजाइम होता है ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन नहीं होता है। दुनिया के सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लेकिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं होता है। वो कौन सा है? बेसिकली वो ये राइबोजाइम है। अगर ये प्रोटीन नहीं है तो ये क्या है? बेसिकली ये RNA होता है, राइबोसोमल RNA होता है ये। उसमें भी 23S RNA की स्टैंडर्ड यूनिट से बना होता है ये। तो ये जो राइबोजाइम है इसके बारे में मैंने आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में भी बताया था कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का नहीं बनता, वो 23S RNA का बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझा पाया हूं कि दो एमिनो एसिड कैसे जुड़ेंगे और इनके बीच में कैसे बॉन्ड बनेगा। जैसे मैं आपको समझाऊं कि ये जो मार्कर है वो अलग अलग सेपरेट आउट एमिनो एसिड है। जब ये जुड़कर एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, इसी स्ट्रक्चर को नाम क्या देते हैं? प्रोटीन देते हैं। तो क्या इसमें बहुत सारी यूनिट जुड़ी है प्रोटीन के अंदर, एमिनो एसिड की यूनिट, इसलिए इसको बोलते हैं पोली। पोली का मतलब ये होता है बहुत सारी यूनिट जहां पे जुड़े, पॉलीमर बोलते हैं उसे। अगर ये सारी यूनिट सेम होती तो इसे बोलते हैं होमोपोलीमर। क्या बोलते हैं? होमोपोलीमर। अगर ये सारे R ग्रुप सेम होते, सभी जगह R1 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 होता, तो जो प्रोटीन बनता है उसे क्या बोलेंगे?
होमोपोलीमर प्रोटीन बोलेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहां पे ये सभी आर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर ये यूनिट्स अलग अलग है तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हेट्रो, और यहां पे वर्ड क्या लिखा है, हेट्रोपोलीमर, यानी कि सारे एमिनो एसिड यहां पे अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई एमिनो एसिड एक बार आने के बाद बहुत दूर फिर से आ जाए, लेकिन इसका मतलब ही तो यही होगा कि एमिनो एसिड लगभग अलग अलग है। अंडरस्टूड और नॉट? ये जो चेन बनी है पूरी, ये पूरी, इस पूरी का नाम क्या है, प्रोटीन है। ये क्या है, बेसिकली प्रोटीन है। इस प्रोटीन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एमिनो एसिड कितने हैं, 1 2 और 3, 3 एमिनो एसिड है। लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, 3 एमिनो एसिड है। और पेप्टाइड बॉन्ड कितने, एक और ये 2, कितने बॉन्ड है, 2। यानी कि जितने एमिनो एसिड होते हैं प्रोटीन में, उससे एक कम क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इसलिए एक लाइन लिखिए, एन एमिनो एसिड आर फॉर्म्स n-1 पेप्टाइडल बॉन्ड। अगर n एमिनो एसिड जुड़ते हैं किसी प्रोटीन के अंदर तो वो n-1 क्या बनाएंगे, पेप्टाइडल बॉन्ड बनाएंगे। इस लाइन का एक एग्जांपल भी करवा दूं आपको। जैसे मैं कहूं आपके सामने एग्जांपल, किसी एमिनो एसिड के अंदर 390, किसी प्रोटीन के अंदर 390 एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं, तो इस प्रोटीन के अंदर कितने पेप्टाइडल बॉन्ड होंगे। n की जगह क्या रखेंगे, 390, क्योंकि n क्या है, एमिनो एसिड का नंबर है। तो हमें पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, n-1, n की जगह क्या रखेंगे, 390। इसमें से जब 100 जाएगा तो 389, यानी कि 389 ये नंबर किसका है, ये है पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर। और 390 नंबर किसका है, ये नंबर है एमिनो एसिड का नंबर। आई होप इस लाइन को मैं समझा पाया हूं आपको। ये जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनी है, इसमें प्रोटीन के एंड्स को नाम देते हैं बेसिकली। यहां पर नाइट्रोजन है तो इसको नाइट्रोजन एंड या नाइट्रोजन टर्मिनल बोलते हैं। यहाँ पे कार्बन है तो इसको कार्बन एंड या फिर कार्बन टर्मिनल बोलते हैं। ये लेफ्ट साइड में है मेरे, तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड। ये राइट साइड में है तो इसको क्या बोलेंगे, राइट साइड बोलेंगे। हमेशा एमिनो एसिड को इधर से गिनना स्टार्ट करते हैं, तो इसको फर्स्ट एमिनो एसिड बोलेंगे और इसको लास्ट एमिनो एसिड बोलेंगे। आई होप मैं आपको इतना समझा पाया हूं। अगली लाइन देखते हैं, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड। प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो ये भी देखते हैं कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन मिलता है। तो उस प्रोटीन का नाम है रूबिस्को। ये रूबिस्को एक एंजाइम होता है, जो कि सारे एंजाइम प्रोटीन के ही बने हैं। ये एंजाइम भी क्या है, प्रोटीन का बना है, लेकिन एक एक्सेप्शन कौन सा है, राइबोजाइम। रूबिस्को का पूरा नाम भी पढ़ लो आप, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये एंजाइम फोटोसिंथेसिस करने के काम आता है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं जब फोटोसिंथेसिस कराऊंगा। इतना समझ लो कि राइबुलोज बिसफॉस्फेट एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, जिसके अंदर CO2 को जोड़ने का काम भी कौन करता है, रूबिस्को, और O2 को जोड़ने का काम भी कौन करता है, रूबिस्को। इसलिए ये एंजाइम प्लांट्स के अंदर मिलता है और पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन है। अगर पूछे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन मिलता है तो क्या बोलोगे, रूबिस्को। पूरे प्लांट किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन मिलता है, तब भी क्या बोलोगे, रूबिस्को। अगर बोल दे सबसे ज्यादा एनिमल वर्ल्ड के अंदर कौन सा प्रोटीन मिलता है, क्योंकि रूबिस्को तो जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है वहां पे होगा, यानी कि प्लांट्स में होगा। तो एनिमल्स के अंदर कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, उस प्रोटीन का नाम कोलेजन है। और ये कोलेजन प्रोटीन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये फाइबर के लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कुछ ऐसे फाइबर होते हैं कोलेजन प्रोटीन के हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। इसलिए कोलेजन वो प्रोटीन है जो एनिमल्स के अंदर मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ड यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे एनिमल वर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लिविंग तो प्लांट भी है ना। तो एनिमल किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है कोलेजन, और प्लांट किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है रूबिस्को। दोनों में भी तुलना करें तो रूबिस्को सबसे ज्यादा मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लाइनें आपको समझ में आई है। तो यू कैन प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूं फंक्शन ऑफ प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे पहला काम उन्होंने लिखा है एज ए एंजाइम। जितने भी एंजाइम है वो सब प्रोटीन के बने हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम, यानी कि ज्यादातर जो एंजाइम है वो प्रोटीन के हैं। तो जो एंजाइम काम करेगा वो काम कौन कर रहा है, एक्चुअली प्रोटीन कर रहा है। कुछ एंजाइमों के नाम लिखे हमने, रूबिस्को जिसका पूरा नाम अभी भी पढ़ाया है, प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है बेसिकली। ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम होता है, इसके बारे में अगर कुछ लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, ये यूनिवर्सल हार्मोन होता है। हार्मोन क्या, सॉरी एंजाइम होता है। ये यूनिवर्सल एंजाइम है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई और एंजाइम मिले या ना मिले, ट्रिप्सिन तो मिलेगा ही मिलेगा। समझ पा रहे हो, ट्रिप्सिन एक यूनिवर्सल एंजाइम है जिसके बारे में और पढ़ेंगे, इसके फंक्शन भी पढ़ेंगे डाइजेशन चैप्टर में।
अगला फंक्शन समझते हैं हम प्रोटीन का, जो है डिफेंस प्रोटीन। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हमारी डिफेंस की तरह काम करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं बैक्टीरिया से, वायरस से, क्योंकि वो क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। और इस एंटीबॉडी के अंदर 96% क्या होता है, प्रोटीन होता है, और केवल 4% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर किसी एंटीबॉडी के अंदर 96% क्या है, प्रोटीन है, तो क्या वो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन प्रोटीन की बनी है, ऐसा कहा जा सकता है। अगर एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी है तो जो भी फंक्शन एंटीबॉडी कर रही है तो क्या वो फंक्शन प्रोटीन भी कर रहा है, यानी कि प्रोटीन डिफेंस की तरह भी काम करता है क्योंकि एंटीबॉडी बनाता है। आई होप इट इज क्लियर। अगला फंक्शन है एज ए हार्मोन। बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे कि इंसुलिन है, ग्लूकेगोन है। इंसुलिन और ग्लूकेगोन दोनों मिलकर ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल है उसे मेंटेन करते हैं। इंसुलिन अगर कम होता है तो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, और अगर ग्लूकेगोन कम होता है तो ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझा पाया हूं। ये दो हार्मोन्स के नाम है जो प्रोटीन के बने हैं, और भी पढ़ेंगे जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, तो अभी के लिए बस इतने वर्ड्स याद रखेंगे। अगला है रिसेप्टर्स। प्रोटीन के कुछ रिसेप्टर्स बने होते हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं, जैसे ये कोई सेल है, इस सेल को ऊपर के सेल से कुछ सिग्नल आ रहे हैं, तो वो सिग्नल कैसे सेल के अंदर जाते हैं, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ लगे होते हैं रिसेप्टर्स। क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर के थ्रू इस सेल को ये सिग्नल मिलता है कि इनको क्या करना है बेसिकली आगे। तो दो रिसेप्टर के एग्जांपल है GLUT4 और GLUT5। GLUT5 जो है ये GIT की मसल में होता है, और GLUT4 जो है ये लीवर की मसल के अंदर होता है। ये दोनों ही GLUT4 और 5 ग्लूकोज के ट्रांसफर का काम करते हैं, है ना। तो कहाँ पे मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रिसेप्टर्स GLUT4 लीवर के अंदर मिलता है, और 5 कहाँ मिलता है, GIT के अंदर। अब ये GIT क्या है, जिस फूड पाइप के अंदर भोजन ट्रेवल करता है उसी को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, GIT बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का ही सिनोनिम्स है GIT, आप ऐसा समझ लो अभी के लिए, डाइजेशन में चीजें और क्लियर होगी। अगला फंक्शन बताता हूं मैं प्रोटीन का। ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन नाम सुना होगा। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन और CO2 को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और ये होता प्रोटीन है। तो क्या प्रोटीन ट्रांसपोर्ट भी करता है, बिल्कुल। मायोग्लोबिन भी ऐसा ही है। मायोग्लोबिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जहां हीमोग्लोबिन नहीं होता है वहां पे मायोग्लोबिन ही ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो सकता है। प्रोटीन जो है वो विजन देखने के लिए भी जरूरी होते हैं, जैसे आंखों के अंदर जो रोड सेल होते हैं उनके अंदर रोडोप्सिन प्रोटीन पाया जाता है, और आयोडोप्सिन भी एक प्रोटीन होता है। ये दोनों प्रोटीन मिलकर हमें देखने में सहायता करते हैं, विजन में हेल्प करते हैं। अगर ये प्रोटीन ना हो तो हम विजन नहीं कर पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे, यानी कि प्रोटीन देखने का भी काम करते हैं। छठा फंक्शन समझ में आया। सातवां है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे मैं कहूं कोलेजन है, तो कोलेजन स्ट्रक्चर ही तो बना रहा है। किसकी स्ट्रक्चर बना रहा है, ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। अगर ये नहीं होगा तो क्या कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी ऑब्वियसली। तो ये कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर को बना रहा है। किरेटिन भी एक प्रोटीन हमने लिखा है यहाँ पे, ये लास्ट में N है। किरेटिन एक प्रोटीन होता है जो कहाँ पे मिलता है, हमारे नाखून के अंदर, नेल्स के अंदर मिलता है, हमारे बालों के अंदर, हेयर्स के अंदर मिलता है, और जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो सींग होते हैं, हॉर्न्स, उसके अंदर भी किरेटिन मिलता है। और जो उन एनिमल्स के पंजे होते हैं, खुर्रे, जिनको क्लॉज बोला जाता है, उनके अंदर भी क्या होता है, किरेटिन होता है। तो ये किरेटिन भी क्या बना रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है। वो जो सींग है, हमारे जो बाल है, ये नाखून है, ये कम से कम एक स्ट्रक्चर तो है। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, किरेटिन प्रोटीन है। तो क्या प्रोटीन स्ट्रक्चर भी बना सकता है, हाँ जी। इसीलिए स्ट्रक्चरल प्रोटीन एक फंक्शन है प्रोटीन्स का। अगला समझाते हैं स्टोरेज। कुछ प्रोटीन स्टोर का भी काम कर लेते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो एग के अंदर स्टोर होता है, इसे एग प्रोटीन भी बोलते हैं। अगला है कॉन्ट्रेक्टाइल। कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब होता है सिकुड़ना और वापस फैलना। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जैसे मायोसिन है, एक्टिन है, ये मसल के अंदर मिलते हैं, और मसल के अंदर अगर ऐसे प्रोटीन है जो सिकुड़ सकते हैं, फैल सकते हैं, तो वो मसल को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं, यानी कि मसल का जो मूवमेंट करवाते हैं वो कौन करवाते हैं, मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन कराते हैं। अगर ये प्रोटीन ना हो तो मसल मूवमेंट नहीं करेगी। अगर मसल मूवमेंट नहीं करेगी तो आपकी जो बोन्स है वो भी मूवमेंट नहीं करेगी, क्योंकि ऐसी मसल जो बोन से कनेक्टेड होती है उसी को क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल बोलते हैं। और ये जो
प्रोटीन होते हैं ये स्केलेटल मसल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। अगर ये प्रोटीन नहीं होंगे तो स्केलेटल मसल में मूवमेंट नहीं होगा, बोन्स में मूवमेंट नहीं होगा और हम लोकोमोशन ही नहीं कर पाएंगे। यानी कि कॉन्ट्रेक्टाइल एक नेचर है किसका, प्रोटीन का, इसकी वजह से हम लोकोमोशन शो कर पाते हैं। अंडरस्टूड और नॉट। अगली लाइन समझते हैं, क्लोटिंग। आपने देखा होगा चोट लगने के कुछ समय बाद ब्लड जो है वो अपने आप बहना बंद हो जाता है, निकलना बंद हो जाता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्लोटिंग। और जो लेयर आपके ब्लड को बाहर निकलने से रोकती है वो एक प्रोटीन की लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोट बोलते हैं बेसिकली। ये क्लोट किसका बना होता है, कुछ प्रोटीन्स का। उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। जब मैं आपको सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तब क्लोटिंग की प्रोसेस को डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसमें कितने फैक्टर वगैरह काम में आते हैं। अभी के लिए आपको दो प्रोटीन के नाम याद रखने हैं बस, जो क्लोट को बनाते हैं। क्लोट क्या है, ऐसी एक लेयर है जो बेसिकली रोक देती है, खून को बाहर निकलने से रोक देती है, ऐसी एक लेयर है क्लोट। ये क्लोट किसका बना है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स का बना है। इस क्लोट के बनने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है क्लोटिंग। तो ये 10 फंक्शन मैंने आपको लिखाए हैं प्रोटीन्स के, तो यू कैन प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूं प्रोटीन की स्ट्रक्चर के कितने पैरामीटर है, कितने फैक्टर है। तो आप हेडिंग बना सकते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन की स्ट्रक्चर को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। सबसे पहली कैटेगरी आती है सिंपल प्रोटीन की, सिंपल प्रोटीन की। तीनों कैटेगरी आपके सामने लिखता हूं पहले। दूसरी कैटेगरी आती है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है जुड़ना, तो ये प्रोटीन किसी और मैटर से जुड़े हुए हैं, अभी बात करेंगे कौन सा मैटर है वो। तीसरे होते हैं डिराइव्ड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन। तो ये 3 कैटेगरी है किसकी, प्रोटीन की बेसिकली। ये जो सिंपल प्रोटीन होता है, पहली तो इतना हम समझ चुके हैं ऑलरेडी कि प्रोटीन क्या होता है, एमिनो एसिड की एक चेन होती है, उसके अंदर केवल एमिनो एसिड ही अगर है तो उसे क्या बोलते हैं, सिंपल प्रोटीन बोलते हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं मेड अप ऑफ ओनली एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स। इसके अंदर केवल क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स ही होते हैं, एमिनो एसिड के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। अगर इस एमिनो एसिड के साथ कुछ और जुड़ जाता है जो प्रोटीन नहीं है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट जुड़ जाता है इस सिंपल प्रोटीन के साथ, तो उस प्रोटीन को नाम देते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। लिखता हूं मैं आपके सामने, ये क्या है, इसमें होता है सिंपल प्रोटीन। इस सिंपल प्रोटीन के साथ अगर कोई नॉन प्रोटीन का पार्ट जुड़ जाए, नॉन प्रोटीन का पार्ट, इसी नॉन प्रोटीन के पार्ट को बोलते हैं प्रोस्थेटिक। क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप किसके साथ जुड़ता है, सिंपल प्रोटीन के साथ, जिससे क्या बन जाता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बन जाता है बेसिकली। तो ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जिसमें प्योर प्रोटीन तो होता ही है और नॉन प्रोटीन पोर्शन भी होता है। डेराइव्ड प्रोटीन वो होते हैं अगर किसी भी प्रोटीन को, चाहे इसको अगर आप तोड़ देते हो, टुकड़े कर देते हो, तो जो स्ट्रक्चर मिलते हैं प्रोटीन के उन्हें बोलते हैं डेराइव्ड प्रोटीन्स। इसमें आपको 3 एग्जांपल याद रखने हैं बेसिकली डेराइव्ड प्रोटीन के अंदर। सबसे पहला है पॉलीपेप्टाइड, क्या नाम है, पॉलीपेप्टाइड। दूसरा है प्रोटीओजेज, प्रोटीओजेज। और तीसरा है पेप्टोज, पेप्टोन्स बोल लो। तो ये 3 एग्जांपल किसके हैं, डेराइव्ड प्रोटीन के हैं। डेराइव्ड प्रोटीन क्या होता है, जब आप प्रोटीन को तोड़ देते हो, जो टुकड़े बचे हैं प्रोटीन के उन्हीं को क्या बोलते हैं, डेराइव्ड प्रोटीन बोलते हैं। यानी कि ये टुकड़े वापस जुड़कर नए प्रोटीन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, तो इनको रॉ मटेरियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस भी कहा जाता है इन तीनों एग्जांपल्स को। तो इन तीनों एग्जांपल को आप अच्छे से नोट करो। उसके बाद मैं आपको सिंपल प्रोटीन की फर्दर कैटेगरी समझाता हूं और फिर मैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की भी फर्दर कैटेगरी समझाऊंगा। सो आई होप यू नोटेड इट वेरी वेल। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो सिंपल प्रोटीन होता है ना, इसके अंदर प्योर क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, इनके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने इसकी फर्दर कैटेगरीज को। तो ये है हमारे सामने सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। इसके अंदर प्योर क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, इनके अलावा और कुछ होता ही नहीं है।
अगर ये एमिनो एसिड कुछ इस टाइप से जुड़े हुए हैं, ये रहा एमिनो एसिड 1, ये रहा एमिनो एसिड 2, ये रहा एमिनो एसिड 3, ये रहा एमिनो एसिड 4, ये रहा एमिनो एसिड 5, बेसिकली इस 3 को भी आप गोले के अंदर लिख लो। तो ये 5 एमिनो एसिड है जिनके बीच में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। 4 पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे। अगर 5 एमिनो एसिड है तो फॉर्मूले से भी 4 ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, जो कि हमने बनाए हैं। अगर सिंपल प्रोटीन एक लीनियर स्ट्रक्चर बना रहा है, ये स्ट्रक्चर कैसी दिख रही है आपको, लीनियर, एक लाइन की तरह दिख रही है, तो इसी प्रोटीन का नाम क्या है, प्राइमरी सिंपल प्रोटीन। क्या नाम है, प्राइमरी सिंपल प्रोटीन। अगर आप ध्यान से देखो तो इस प्राइमरी के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, केवल पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। पेप्टाइड के अलावा और कोई भी बॉन्ड यहाँ पे नहीं बन रहा है। अगर इस चेन के अंदर कुछ ऐसा होता है कि ये मॉलिक्यूल कुछ इधर शिफ्ट होते हैं, मॉलिक्यूल है ना, ये तो मूवमेंट करते रहते हैं, तो ये शिफ्ट भी हो सकते हैं। ये रहा एमिनो एसिड 1, ये रहा एमिनो एसिड 2, ये जो 3 है कुछ ऐसे नीचे आ गया, एमिनो एसिड 4 अपने जगह है और एमिनो एसिड 5 भी अपने जगह है। क्या एमिनो एसिड के अंदर हाइड्रोजन होता है, बिल्कुल होता है। COOH के अंदर हाइड्रोजन भी है, NH2 के अंदर हाइड्रोजन भी है। अगर हाइड्रोजन है और यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो क्या इनके बीच में, एक तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है सबके बीच में, पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा क्या इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये कौन सा बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ये कौन सा बन गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो इस स्ट्रक्चर को नाम क्या देंगे, इसे देंगे सेकेंडरी। क्या नाम देंगे, सेकेंडरी प्रोटीन नाम देंगे बेसिकली इसे। इस सेकेंडरी सिंपल प्रोटीन नाम दे दो, पूरा नाम सेकेंडरी सिंपल प्रोटीन। इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड है, इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड आया है और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया हूं प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में। अब अगर इस सेकेंडरी प्रोटीन के अंदर इस स्ट्रक्चर को पूरा बनाना हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, तो मैं इस लाइन को एक लाइन की फॉर्म में ही बना देता हूं, कुछ ऐसे। ये कुछ लाइन ऐसे घूम गई है अपने अंदर, काफी लंबी लाइन है ना, कुछ ऐसे रोटेट हो गई है। यहां पर क्या बने हुए हैं, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं बीच बीच में। ये जो लाइन है ये पेप्टाइड बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। यहां पर कौन कौन से बॉन्ड है अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड तो पहले से ही था, हाइड्रोजन बॉन्ड भी पहले से ही था। उसके अलावा यहाँ पे अथर बॉन्ड्स भी बन गए हैं, कुछ अलग बॉन्ड, अथर बॉन्ड्स ये भी बन गए हैं। अथर बॉन्ड्स के अंदर ये आयनिक बॉन्ड बना सकता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है और ये मेटेलिक बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये मेटेलिक बॉन्ड भी बना सकता है। केमिस्ट्री के अंदर आप ये सारे बॉन्ड्स के बारे में पढ़ोगे, हम भी जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो ये सारे बॉन्ड बहुत डिटेल में आपको समझाएंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि अगर पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कोई दूसरा टाइप का बॉन्ड भी आ जाता है तो इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, टर्शियरी। क्या बोलते हैं, टर्शियरी सिंपल प्रोटीन बोलते हैं, टर्शियरी सिंपल प्रोटीन। तो टर्शियरी सिंपल प्रोटीन के अंदर बहुत सारे बॉन्ड होते हैं और ये जो टर्शियरी सिंपल प्रोटीन होते हैं ना, इनकी स्ट्रक्चर भी कैसी होती है, 3D होती है। ये 3D स्ट्रक्चर आपको दिखेगा अगर आप एक्चुअली में देखना चाहो। अगर ये एक 3D स्ट्रक्चर अपने जैसे दूसरे 3D स्ट्रक्चर से जुड़ जाता है, कैसे जुड़ेगा, ये मैंने बना दिया क्या, दूसरा एक 3D स्ट्रक्चर। एक्सक्यूज मी प्लीज, इसको थोड़ा अलग कलर से ड्रॉ करते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर अगर जुड़ जाती है डाई सल्फाइड बॉन्ड से, ये कौन सा बॉन्ड बनाया है मैंने, ये है डाई सल्फाइड, डाई सल्फाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड से अगर दोनों स्ट्रक्चर जुड़ जाती है तो इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला के अब एक नाम देंगे, क्या देंगे, क्वाटरनरी। क्या नाम देंगे, क्वाटरनरी सिंपल प्रोटीन। तो प्रोटीन जो सिंपल प्रोटीन है उसकी 4 कैटेगरी मैंने आपको समझाई है, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहली है प्राइमरी सिंपल प्रोटीन, दूसरी है सेकेंडरी सिंपल प्रोटीन, तीसरी है टर्शियरी सिंपल प्रोटीन और चौथी क्या है, क्वाटरनरी सिंपल प्रोटीन। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पाए हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर एमिनो एसिड की केवल एक लाइन बनी है तो इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी सिंपल प्रोटीन बोलते हैं। अगर उस लाइन के अंदर कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए हैं उसी लाइन के अंदर तो क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सिंपल प्रोटीन। अगर उस लाइन के अंदर हाइड्रोजन तो पहले से बन गए थे, कोई और भी बॉन्ड बन गया, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक, तो उसे क्या बोलते हैं, टर्शियरी। टर्शियरी जो प्रोटीन होता है वो एक 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इस 3D स्ट्रक्चर को अगर किसी दूसरे 3D स्ट्रक्चर से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया जाए तो ये जो दोनों जुड़े हुए स्ट्रक्चर बनेगा इसे बोलते हैं क्वाटरनरी प्रोटीन।
तो आपको एग्जाम्पल भी याद करने हैं इन कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। सो यू कैन प्लीज राइट अबाउट दीज, जो भी मैंने बताया है उसको अपनी भाषा में अच्छे से लिख सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल्स में आप क्या क्या याद रखोगे। जो सेकेंडरी प्रोटीन होता है ना, प्राइमरी सिंपल प्रोटीन में कुछ नहीं याद रखना। सेकेंडरी के अंदर फिर से दो कैटेगरी बनती है, एक तो बनता है अल्फा हेलिक्स का और दूसरा बनता है बीटा प्लेटेड का। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। अगर सेकेंडरी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बन गया है, कुछ ऐसा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक सीधी लाइन है तो वो प्राइमरी है। अगर उस सीधी लाइन के अंदर कुछ मुड़ा हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं, तो वो क्या हो चुका है बेसिकली, ये देखो मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा दिए, इनके बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बने हुए हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर कौन से प्रोटीन का होता है, कोलेजन का होता है। किसका होता है, कोलेजन का होता है। कोलेजन प्रोटीन अल्फा हेलिक्स के तरह दिखाई देता है, जो कि एक सेकेंडरी सिंपल प्रोटीन का एग्जांपल है। बीटा प्लेटेड की अगर मैं बात करूं तो बीटा प्लेटेड जितने भी, पहले तो इसकी स्ट्रक्चर समझ लो, कुछ ऐसा, ऐसी प्लेट्स होती है, ये लाइन बनी थी एमिनो एसिड की और ये लाइन नीचे से आकर कुछ ऐसी रहेगी। ये लाइनें किससे जुड़ी होगी, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होगी। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, बीटा प्लेटेड सेकेंडरी सिंपल प्रोटीन की स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं रेप्टाइल और एवीज का किरेटिन। रेप्टाइल और एवीज का, यहां पे क्या आता है, रेप्टाइल एंड एवीज का किरेटिन प्रोटीन। किरेटिन मैंने आपको बताया था नाखूनों में होता है, बालों में होता है, हॉर्न्स में होता है वगैरह। तो सांपों के अंदर या पक्षियों के अंदर जितना भी किरेटिन होता है वो कौन सा होता है, बीटा प्लेटेड। और मेमल्स के अंदर जितना भी किरेटिन होता है ना, मेमल्स किरेटिन, तो वो कहां पे आता है, वो अल्फा हेलिक्स के अंदर आता है। तो किरेटिन आप ध्यान में रखेंगे, कौन सा पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाएंगे। जो टर्शरी प्रोटीन होता है इसके भी आप एग्जाम्पल याद करेंगे। इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है आपके लिए, जो बहुत ही इजी कर देगी आपके लिए चीजें। वो ट्रिक है माई। माई बोलते हैं ना माता जी को हिंदी में, है ना। तो माई को लिखते हैं इंग्लिश में, ये रहा, माई नहीं लिखेंगे, इसे माजी लिखेंगे, माजी बोलते हैं ना। तो माँ जी हमने लिखा है बेसिकली कुछ ऐसे, देखो यहां पर जो एम है इसका मतलब क्या होगा, मायोग्लोबिन, जो कि एक प्रोटीन है किस टाइप का, टर्शरी प्रोटीन है। ए का मतलब है यहां पे एल्बुमिन, क्या मतलब है, एल्बुमिन। और जी का मतलब है यहां पे ग्लोब्यूलिन। और ई का मतलब है यहां पे एंजाइम्स, क्या मतलब है, एंजाइम्स। तो ये जितने भी प्रोटीन है वो सब क्या है, टर्शरी प्रोटीन के एग्जाम्पल है। सेकेंडरी के अंदर दो दो एग्जाम्पल बताए हैं मैंने, आप याद रखेंगे। टर्शरी के अंदर 4 एग्जाम्पल बताए हैं माजी ट्रिक के साथ, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे और याद रखेंगे। अगर मैं आपके सामने क्वार्टरनरी प्रोटीन के भी एग्जाम्पल रखूं तो इसमें 2 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। पहला तो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है और क्वार्टरनरी प्रोटीन है। इसके अंदर 2 अल्फा की एमिनो एसिड चेन होती है और 2 ही बीटा की। जो अल्फा एमिनो एसिड की चेन है उसमें 141 एमिनो एसिड होते हैं और बीटा के अंदर 146 एमिनो एसिड होते हैं। उसके अलावा क्वार्टरनरी का एक और एग्जाम्पल ध्यान में रख सकते हो, इंसुलिन। इंसुलिन भी एक प्रोटीन है जो क्वार्टरनरी टाइप का है, इसमें भी अल्फा और बीटा 2 चेन होती है। हीमोग्लोबिन में टोटल 4 चेन है, इंसुलिन के अंदर टोटल 2 ही चेन है। इस इंसुलिन की अल्फा चेन के अंदर 21 एमिनो एसिड होते हैं 21, और बीटा के अंदर 30 एमिनो एसिड होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वार्टरनरी प्रोटीन के 2 एग्जाम्पल और उसमें कितनी चेन होती है, कैसी कैसी चेन है और हर एक चेन में कितने एमिनो एसिड है, इतना आप लिखेंगे, समझेंगे और अच्छे से याद करेंगे। सो यू कैन प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसके अंदर एक तो सिंपल प्रोटीन होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है।
इसी नॉन प्रोटीन पार्ट को प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोलते हैं। तो इस प्रोस्थेटिक ग्रुप के बेसिस पे बहुत सारी कैटेगरी बनाई जाती है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियो, मेटेलो, क्रोमो, फोस्फो, लिपो और ग्लाइको। इन सब के पीछे क्या लिखा है? प्रोटीन 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 प्रोटीन। यहाँ पर जो प्रोटीन है इसका मतलब क्या है? सिंपल प्रोटीन। इस सिंपल प्रोटीन के साथ क्या जुड़ा है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड होगा, इसलिए लिखा है न्यूक्लियो। यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा? कोई मेटल होगा। अंडरस्टूड? मेटल तो जानते ही हो, धातु। यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा? कोई क्रोमो। क्रोमो का मतलब होता है पिगमेंट। पिगमेंट वो जो कलर देता है, पीआई है ये, स्पेलिंग ध्यान से लिखना, पिगमेंट है ये। यहाँ पर है फोस्फो। फोस्फो के अंदर फोस्फेट का एलिमेंट होता है बेसिकली। यहाँ पे लिपो है तो लिपो का मतलब लिपिड होता है यहाँ पे। और यहाँ पे ग्लाइको है तो ग्लाइको का मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता है। अंडरस्टूड और नॉट? ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के कुछ टाइप्स लिखे मैंने आपके सामने, और जिनके ऊपर मैंने ये भी लिख दिया कि इनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा होता है। अब एग्जांपल लिखे हैं सामने। क्रोमेटिन एक मटेरियल होता है जो मैंने आपको समझाया था कि डीएनए और हिस्टोन से मिलकर बनता है। अब यहाँ पर जो हिस्टोन है वो क्या है? प्रोटीन। और जो डीएनए है वो प्रोटीन नहीं है, यानी कि ये क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है बेसिकली। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप और प्रोटीन से मिलकर जो बनता है उसी को तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं। तो क्रोमेटिन ये क्या है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसके अंदर क्या मिलता है? इसके अंदर Fe, आयरन का एक मेटल मिलता है बेसिकली। इस मेटल के साथ क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। क्योंकि इसके अंदर मेटल और प्रोटीन है तो इसको क्या बोल दिया? मेटेलोप्रोटीन बोल दिया। साइटोक्रोम के अंदर बेसिकली पिगमेंट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पिगमेंट, जो इसको कलर देते हैं। उसके साथ प्रोटीन भी मिलता है तो इसको क्या बोलेंगे? क्रोमोप्रोटीन बोल दिया बेसिकली। केसीन जो है एक प्रोटीन है जो मिल्क के अंदर मिलता है। इस मिल्क में मिलने वाले प्रोटीन के अंदर फोस्फेट मिलता है और प्योर एमिनो एसिड तो मिलता ही है। तो फोस्फेट और एमिनो एसिड से मिलकर क्या बना है? केसिन प्रोटीन मिलता है, बना है, जो दूध में मिलता है ऑब्वियसली। लिपोप्रोटीन जो है वो काइलोमाइक्रोन एग्जांपल लिखा है। काइलोमाइक्रोन क्या होता है अगर मैं आपको समझाऊं तो लिपिड को एब्जॉर्ब करने के लिए, सपोज ये लिपिड है, इस लिपिड के बाहर एक प्रोटीन की लेयर बनती है। ये अंदर वाला क्या है? ये लिपिड है। और ये बाहर वाला क्या है? ये प्रोटीन है। इस लिपिड को एब्जॉर्ब कराने के लिए प्रोटीन की एक लेयर लगाई जाती है और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है इसे क्या नाम देते हैं? काइलोमाइक्रोन नाम देते हैं। तो काइलोमाइक्रोन कहाँ पे बनता है? जीआईटी में बनता है, जहां पे डाइजेशन होता है और उसके बाद इस काइलोमाइक्रोन को एब्जॉर्ब किया जाता है बेसिकली। तो ये काइलोमाइक्रोन क्या है? इसके अंदर प्रोटीन है क्या? बिल्कुल है। ये रहा प्रोटीन। क्या इसके अंदर लिपिड भी है क्या? बिल्कुल है। तो इसको लिपोप्रोटीन की कैटेगरी में रखा गया है यहाँ पर। ग्लाइकोप्रोटीन जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। म्यूसिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि गोबलेट सेल से निकलता है, जीआईटी को चिकना बनाने के लिए, चिपचिपा बनाने के लिए, है ना, गीला बनाए रखने के लिए गोबलेट सेल्स के द्वारा हमेशा एक सब्सटेंस निकलता है, मटेरियल निकलता है। उसी सब्सटेंस का नाम क्या है? म्यूसिन है। ये काम क्या करता है? ये भोजन को चिपचिपा बनाता है, उसे स्टिक करके रखता है, जिससे उसके जो पार्टिकल है भोजन के वो अलग अलग ना हो और जीआईटी में फैले नहीं। तो ये था ऑल अबाउट प्रोटीन्स। इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगा, है ना। और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।